हाँ, तो बच्चों आज अपन स्टडी करेंगे साइकिट्रिक सब्जेक्ट की, जो कि नर्सिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। साइकिट्री इसका सबसे पहले अपन देखेंगे इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस साइकिट्री, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, पहले क्या होता था मेंटल पेशेंट के साथ में, कैसे उनका इलाज किया जाता था। इसमें आज के ज़माने के अंदर भी गांव के अंदर में अगर अपन जाते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर का कारण ही माना जाता है कि इसके तो भूत प्रेत आत्मा आ रही है, ये कोई पागल नहीं है। जो भी पेशेंट ऐसा दिखता है उसको केवल गांव में तो ऐसा ही बोला जाता है कि भूत आ रहा है इसके, तो इसको किसी बाबा को दिखाओ, किसी देवता को दिखाओ तब जाकर ये ठीक होगा। नहीं, लेकिन वो एक पागल होता। तो इसके अंदर में सबसे पहले आता है फर्स्ट पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, इस पीरियड में भूत प्रेत और आत्मा को ही इसका मेंटल डिसऑर्डर का कारण माना जाता था। दूसरा पीरियड आया फिर इसके बाद में पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। इस पीरियड सेग्रीगेशन शब्द को देखेगा आप तब समझ में आएगा। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेट कर देना, साइकिट्रिक पेशेंटों को सोसाइटी से सेपरेट कर देना, मतलब इनके लिए अलग से असाइलम स्थापित किए गए। असाइलम का मतलब होता आश्रम। साइकिट्रिक मरीजों के लिए अलग से आश्रम बनाए गए। जो भी साइकिट्रिक पेशेंट दिखा उठा के आश्रम के अंदर में डाल दो। इसमें पहला असाइलम बनाया गया था जो कि बेतलम असाइलम था। इसको तो आप लिख ही लीजिए, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता। बेतलम असाइलम पहला असाइलम बनाया गया था जो कि कहाँ था, इंग्लैंड में। इस फेज के दौरान भी साइकिट्रिक मरीज का कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं था। इसके बाद में आता है पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। तीसरा देखेंगे अपन पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी। इसमें क्या हुआ, इसमें जनरल फिजिशियन जनरल हॉस्पिटल के अंदर में साइकिट्रिक मरीज के इलाज में इंटरेस्ट लेने लगे और उनका इलाज जनरल हॉस्पिटल के अंदर में किया जाने लगा। लेकिन इस फेज के दौरान भी साइकिट्रिक मरीज का कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं था। फिर इसके बाद में आया फिर साइंटिफिक पीरियड। चौथा पीरियड है अपना साइंटिफिक पीरियड। इस पीरियड के दौरान एक वैज्ञानिक थे सेकल, जिनका नाम था सेकल। 1927 के अंदर में इंसुलिन कोमा थेरेपी या इंसुलिन शॉक थेरेपी नाम से एक थेरेपी दी गई, जिसके अंदर में पेशेंट को क्या किया जाता था, लार्ज अमाउंट में इंसुलिन का डोज दिया जाता था। फिर 4 से 6 घंटे के बाद में उसको जगाने के लिए डेस्ट्रोज उसकी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता था, तो पेशेंट जाग जाता था। इंसुलिन कोमा थेरेपी या इंसुलिन शॉक थेरेपी।
किसके द्वारा दी गई? सेकल के द्वारा। कब दी गई? 1927 में। खोज कब हुई थी इसकी? 1927 में। इसमें क्या किया? पेशेंट साइकेट्री, एक वायलेंट पेशेंट था, साइकेट्रिक पेशेंट, उसके अंदर में लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन हैज बीन एडमिनिस्टर्ड। जब इंसुलिन का लार्ज डोज साइकेट्रिक एक वायलेंट पेशेंट को दिया गया तो पेशेंट कोमा में चला गया। अब 4 से 6 घंटे के लिए पेशेंट कोमा में चला गया। इसको वापस से जगाने के लिए डेक्सट्रोज हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू अवेकनिंग पेशेंट। डेक्सट्रोज का डोज दिया गया उसको जगाने के लिए। पहले क्या किया? पहले इंसुलिन का लार्ज डोज दिया गया। इंसुलिन का लार्ज डोज दिया तो पेशेंट कोमा में चला गया 4 से 6 घंटे के लिए। फिर उसको जगाने के लिए डेक्सट्रोज उसकी बॉडी में एडमिनिस्टर किया तो पेशेंट जग गया। अब जब पेशेंट जगा तो उसके बाद में पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम्स जो वायलेंट जो हो रहा था वो उसका कम हो गया, मतलब ना के बराबर सिम्टम्स आ रहे थे उसमें, ठीक। तब से दिया जाने लगा इंसुलिन या कोमा थेरेपी, लेकिन ये कारगर साबित नहीं हुई। इसमें क्या हुआ कि पेशेंट को लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन की डोज दी तो बहुत से पेशेंट में 100 में से मान लीजिए आप 100% में 100% में से 50% पेशेंट ऐसे थे जो जग पाते थे। बाकी के ज्यादा अमाउंट का डोज दिया इंसुलिन का तो कोमा के कोमा में रह गए और पेशेंट डेथ कर जाते थे। तो साइड इफेक्ट इसका ज्यादा होने लगा, इस वजह से फिर इसको बाद में बंद किया गया। फिर उसके बाद में आया अपना ईसीटी। ईसीटी आया अपना 1938 के अंदर में। ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। It was discovered by Ugo Sarleti and Luciano Bini in 1938। 1938 के अंदर में दो वैज्ञानिक थे, यूगो सरलेटी और लुसिनो बिनी। इन्होंने ईसीटी की खोज करी थी 1938 के अंदर में। यूगो सरलेटी और लुसिनो बिनी। It was discovered the ECT on 1938 1938 में। इंसुलिन और कोमा थेरेपी कब आई थी? 1927 के अंदर में। ये साल याद रखना है आपको, पूछा जाता है एग्जाम में। किसके द्वारा दी गई थी? सेकल के द्वारा इंसुलिन और कोमा थेरेपी। और ईसीटी किसके द्वारा दी गई? यूगो सरलेटी और लुसिनो बिनी के द्वारा 1938 में ईसीटी की खोज की गई। फिर इसके बाद में फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग ने अपनी निकल के आई, वो आए थे 1952 के अंदर में। उसका नाम है क्लोरप्रोमाजीन।
क्लोरप्रोमाजिन is the first antipsychotic drug was introduced in 1952। 1952 के अंदर में फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं इसका मैनेजमेंट एस्पेक्ट। 3 फेज में इसका मैनेजमेंट किया जाता। सर्जरी इसके अंदर नहीं की जाती है। साइकोफार्मेकोलॉजी, साइकोथेरेपी और ईसीटी के द्वारा मरीजों को ठीक किया जाता है। ये हो गया अपना इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। 3 साल याद रखने हैं इसके अंदर में, 1927, 1938 और 1952। पहला असाइलम कौन सा था? बेथलम असाइलम, जो कि इंग्लैंड में बनाया गया असाइलम था। उसके बाद में अपने आई इंसुलिन कोमा थेरेपी या इंसुलिन शॉक थेरेपी 1927 के अंदर में, जो कि सेकल जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फिर आए अपने 1938 के अंदर में ईसीटी। ईसीटी की खोज किसके द्वारा की गई? यूगो सरलेटी और लिसिनो बिनी के द्वारा। इसका मैनेजमेंट देखिए अपन, तो मैनेजमेंट इसका तीन तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाता है, ईसीटी, साइकोथेरेपी और साइकोफार्मेकोलॉजी। सर्जरी इसका कभी होता नहीं है। अब अपने को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा साइकोलॉजी का पार्ट अपने को देखना पड़ेगा। साइकोलॉजी में अपन देखते हैं साइकोलॉजी माने तो मनोविज्ञान और साइकिट्रिक मनोरोग। साइकोलॉजी की डेफिनेशन तो मार्केट में 4-5 डेफिनेशन आई है, लेकिन कन्फर्म कोई भी डेफिनेशन इसकी नहीं है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब अपन देखें इसके साइको का मतलब होता है, यहां से अलग कर देते हैं दोनों शब्द को। साइको का मतलब माइंड, जी मतलब स्टडी। माइंड की स्टडी करना है क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन अपन ने देखी, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ऐसे करके 4-5 डेफिनेशन इसकी मार्केट के अंदर में आई है, लेकिन कोई भी कंफर्म डेफिनेशन नहीं है। अब अपन देखते हैं माइंड को। माइंड के अंदर में इसकी साइकोलॉजी के अंदर में माइंड की स्टडी की जाती है। माइंड की डेफिनेशन अपन देखते हैं। देखिए थोड़ा ऐसा समझे, जिस चीज को इस रियलिटी के अंदर में देखा नहीं जा सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं? काल्पनिक। किसी भी वस्तु को जिसको देखा नहीं जा सकता है लेकिन उसका इमेजिनेशन किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक। इंग्लिश में बोले तो एब्स्ट्रैक्ट। अब अपन इसका डेफिनेशन बनाते हैं। शब्द की तरफ गौर कीजिएगा। माइंड इज द एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। माइंड किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि काल्पनिक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है काल्पनिक। Mind is the abstract component of the nervous system which grow along with other body system, जो कि दूसरे बॉडी सिस्टम के साथ ही ग्रोथ करता रहता है, लेकिन ये अपने को दिखाई नहीं देता। इसी को अपन क्या बोलेंगे? माइंड। ये हो गई अपनी माइंड की डेफिनेशन। समझे आप माइंड की डेफिनेशन को? Mind is the abstract component of the nervous system which grow along with other human body system। अब अपन देखते हैं इसके, लिखना जरूरी तो नहीं है ना? अच्छा, फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, हो सकता है तो नोट्स अवेलेबल करवा देंगे आपको। इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करें अपन, तो इसके कंपोनेंट्स देखते हैं अपन।
कंपोनेंट्स ऑफ माइंड। इसके अंदर में पहला अपन देखेंगे ओरिएंटेशन। दूसरा कॉन्शियसनेस। तीसरा है एक्टिविटी। चौथा है अपना इंसाइट। पांचवा है थिंकिंग। छठा है इमोशन। सातवां है अटेंशन। आठवां है कंसंट्रेशन। नौवां है अपना जजमेंट। 10वां है अपना कौन बच गया मेमोरी छूट गया था अपना। हाँ मेमोरी लेते हैं। अब अपन इसमें फर्स्ट की बात करें ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन मतलब अगर पेशेंट को पता है कि टाइम, पर्सन और प्लेस, TPP शॉर्ट में बोलेंगे अपन TPP, TPP के बारे में अगर किसी को जानकारी है तो वो फुल्ली ओरिएंटेड है। टाइम, पर्सन, प्लेस, टाइम, पर्सन, प्लेस मतलब आज कौन सा दिन है, कौन सा वार है, टाइम, आप कौन है नाम बता दिया उसने, प्लेस अभी आप कहाँ हैं या फिर आपका घर कहाँ है, इसको बोलेंगे अपन TPP। अगर इसके बारे में फुल्ली जानकारी है तो पेशेंट ओरिएंटेड है। अब अपन दूसरा अपन देख लेते हैं कॉन्शियसनेस। ओरिएंटेशन का मतलब TPP शॉर्ट में याद रखना है TPP, टाइम, पर्सन, प्लेस के बारे में अगर किसी को फुल्ली जानकारी है तो उसको बोलेंगे फुल्ली ओरिएंटेड। दूसरा देखते हैं अपन कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में एक तो उसको खुद के बारे में जानकारी होना चाहिए, साथ में TPP के बारे में जानकारी होना चाहिए, और अगर उसको कोई पेनफुल स्टिमुलस अगर अपन देते हैं तो उसका रिप्लाई देना चाहिए। इसके बारे में 5 जानकारी होना जरूरी है। खुद के बारे में जानकारी, सेल्फ, खुद के बारे में जानकारी होना चाहिए, TPP के बारे में जानकारी होना चाहिए, और साथ में पेनफुल स्टिमुलस का रिप्लाई देना चाहिए। अब आप बोलेंगे पेनफुल स्टिमुलस। पेनफुल स्टिमुलस बोले तो उसको चिमटी काटो आप, चिमटी से अगर वो आके पलके जब जब आता है अपनी, अगर वो चिल्लाता है तो मतलब पेनफुल स्टिमुलस का रिप्लाई वो दे रहा है। खुद के बारे में जानकारी होना चाहिए TPP के बारे में, और पेनफुल स्टिमुलस का जवाब देना चाहिए, तो फुल्ली कॉन्शियस है अपना पेशेंट। ठीक, 2 हो गए अपने। अब देखते हैं अपन एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या देखते हैं अपन उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी। डिक्रीज पर्पसफुल साइकोमोटर एक्टिविटी are seen in depression and increased purposeless psychomotor activity are seen in mania। ठीक है, एक्टिविटी साइकोमोटर एक्टिविटी अपन इसके अंदर में देखते हैं। इनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अपन न्यूरोसिस और साइकोसिस पढ़ेंगे, तब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अपन देखते हैं इंसाइट। इंसाइट बोले तो कभी आप पागल को अगर पागल बोलोगे तो नहीं मानेगा कि मैं पागल हूं। एक पागल कभी नहीं कहता है कि मैं पागल हूं। इसका मतलब अगर वो
आपने उसको बोला कि ए पागल सुन पागल, आपको दो बात सुना जाएगा लेकिन वो मानेगा नहीं कि मैं पागल हूं। अगर ऐसी सिचुएशन अपनी हो रही है तो किसके अंदर में आएगा? साइकोसिस के अंदर में। साइकोटिक पेशेंट है और न्यूरोटिक का पेशेंट हमेशा, आप अगर उसको बोलोगे कि पागल है तुम, हाँ तुम्हारे अंदर मेंटल डिसऑर्डर है, वो मान लेगा, न्यूरोसिस वाला। इसी में अपन इंसाइट देखते हैं। थिंकिंग बोले तो थिंकिंग का 3 लेवल होता है। अब अपने को थिंकिंग को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ, तो आगे में अपन देख रहे हैं थिंकिंग। थिंकिंग एक मेंटली प्रोसेस है जिसके अंदर में आइडियाज को इंक्लूड किया गया है। इसका 3 लेवल होता है। थिंकिंग इज ए मेंटल प्रोसेस विच इंक्लूड्स आइडियाज, जिसके अंदर में आइडियाज को इंक्लूड किया गया है। इसका 3 लेवल होता है। फर्स्ट होता है फॉर्मेशन लेवल। इसके अंदर में एक सिंगल आइडिया आएगा, इमेजिनेशन और कोऑर्डिनेशन ऑफ अ सिंगल आइडिया विच इज नोन एज फॉर्मेशन लेवल। दूसरा आएगा प्रोग्रेशन लेवल। जब एक सिंगल आइडिया से, यहां सिंगल आइडिया है, अभी सिंगल आइडिया से जब दूसरा आइडिया अटैच होता है तब हो जाता है इसका प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाता है थॉट का। व्हेन अदर देन वन आइडियाज अटैच विद सिंगल आइडिया। ये हुआ अपना प्रोग्रेशन लेवल। तीसरा होता है कंटेंट लेवल। इन सब आइडियाज के साथ में बिलीफ्स और उसके ट्रेडिशन जब मिलता है और उसका फॉर्मुलेट करके एक कंक्लूजन, अगर कोई सेंस निकलता है उसको, तब अपन बोलेंगे उसका थॉट इसकी अच्छी है। उसको अपन बोलते हैं कंटेंट लेवल। कंटेंट लेवल का एक डिसऑर्डर होता है जो कि डेल्यूजन है। सुना तो सबने होगा आपने, है ना, लेकिन इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। डेल्यूजन कहाँ का डिसऑर्डर पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है आपको। Delusion is the disorder of thought at content level। कंटेंट लेवल का एक डिसऑर्डर है डेल्यूजन। Delusion is known as past fixed belief। past fixed belief। एफ शॉर्ट में बोले तो एफ बी। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, फोन आ गया था बीच में। हाँ, तो डेल्यूजन को अपन देख रहे थे। फॉल्स फिक्स बिलीफ इज नोन एज डेल्यूजन, मतलब गलत भावना मन के अंदर में फिक्स हो जाना क्या कहलाता है? डेल्यूजन। भावना फिक्स है, कौन सी गलत भावना है जो कि दिमाग के अंदर में फिक्स हो गई, निकल नहीं रही है, क्या कहलाता है? डेल्यूजन। ए फॉल्स फिक्स बिलीफ इज नोन एज डेल्यूजन।
अब डेल्यूजन कितने प्रकार का होता है, डेल्यूजन देखते हैं। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, इसको ध्यान से देखना, सबको याद रखना है आपको, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन डेल्यूजन में से, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, समझेंगे इसको अच्छे से। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मैं इस दुनिया का प्रधानमंत्री हूं, मैं मेरे घर का बाप हूं, मतलब हेड ऑफ द फैमिली मैं हूं। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो उसके मन के अंदर में एक गलत भावना फिक्स है, और उसको क्या बोलेंगे, ग्रैंडियोसिटी। इसमें क्या दिखाता है, पेशेंट अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, अपना अग्रेशन दिखाता है पेशेंट, मतलब इसमें एक्टिविटी भी बढ़ती है अपनी, ग्रैंडियोसिटी। मैं इस दुनिया का, एक एग्जाम्पल याद रखना है आपको कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, ठीक। अपने आप को यही समझेगा हो कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, लिख लो आप, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। सोच बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहेगी उसकी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। दूसरा आता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब जाना था आपने, इसको तो याद रखना है आपको, बार बार आएगा साइकियाट्रिक में परसिक्यूशन। दूसरा क्या है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब इसमें शक या संदेह हो रहा, मतलब आपने कहीं बार देखा होगा कि एक हस्बैंड उसकी बीवी को इतना मारता है, बार बार मारता है, रोज मारता है, और सोचता रहता है कोई इसका तो कहीं ना कहीं अफेयर चल ही रहा है। वो बेचारी उसको बहुत ही समझाती है लेकिन समझता नहीं है, फिर भी वो बोलता है कि नहीं तुम्हारा अफेयर चल रहा है, उसके साथ चल रहा है, उसके साथ चल रहा है। उसके मन के अंदर में भावना फिक्स हो गई है कि इसका अफेयर कहीं ना कहीं चल रहा है। ये एग्जाम्पल इसके अंदर में याद रखना है, एग्जाम्पल के माध्यम से अपन पूरी साइकियाट्री को याद रखेंगे। मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। मेरी बीवी का कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तीसरा आता है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। अपने सामने दो आदमी बैठे हुए हैं, अपने को हमेशा लगता है कि ये दोनों आदमी मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, मतलब रेफरेंस। दो आदमी बैठे हुए हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आपको हमेशा लगता है कि ये दोनों मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, क्या कहलाएगा अपना, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल याद रखना है आपको। फिर चौथा आता है अपना डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। किसी पर्सन को अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है, मान लीजिए उसको भूत आ रहा है, वो हमेशा आपसे बोलेगा कि मेरे माइंड को तो कोई ना कोई कंट्रोल कर लेता। मतलब आप उसको, जो चीज उसके साथ में हो चुकी है, किसी से सफर कर रहा हो, आप उससे अगर बाद में पूछोगे कि तेरे साथ ऐसा हुआ क्या था, कि नहीं यार मेरे माइंड को एक ऐसी शक्ति आती है जो मेरे माइंड को कंट्रोल कर लेती है, और जो वो करता है उसी प्रोसेस से मेरा माइंड आगे बढ़ता है, वो जो वो बोलेगा वही मेरा दिमाग करेगा, मतलब मेरे दिमाग को किसी ने कंट्रोल कर रखा है, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। कितना डेल्यूजन हुआ, चार, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। मतलब ग्रैंडियोसिटी, मैं इस भारत का प्रधानमंत्री हूँ। परसिक्यूशन, मेरी बीवी का किसी ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है। रेफरेंस, दो आदमी सामने बैठे हुए हैं, हमेशा आपको लगता है कि ये दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस।
डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, मेरे माइंड को किसी ने कंट्रोल कर रखा है, किसी ऐसी दिव्य शक्ति है जिसने मेरे माइंड को कंट्रोल कर रखा है, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अब आता है अपना पांचवा, डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है, मैं किसी के लिए बना ही नहीं हूं। पेशेंट को अपने आप में लगता है ऐसा, डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। इसके अंदर में 3 डेल्यूजन होगा, डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, डेल्यूजन ऑफ होपलेसनेस, डेल्यूजन ऑफ हेल्पलेसनेस। मेरा इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता, डेल्यूजन ऑफ हेल्पलेसनेस। डेल्यूजन यहां पर अपना कंट्रोल होता, मतलब खत्म होता है। 5 डेल्यूजन है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी के अंदर में आता है 3, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस। इसके बाद में अपन देखते हैं इमोशन। इमोशन के अपन पढ़ेंगे 2 डिसऑर्डर, मेनिया और डिप्रेशन। मेनिया डिप्रेशन को अपन डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। अभी लग रहा है विजेंद्र सर को क्लास बहुत लंबी हो गई, इस वजह से रोकना पड़ेगा थोड़ा क्लास को। नेक्स्ट क्लास में आगे अपन फिर से डिस्कस करेंगे। इमोशन देखेंगे, जजमेंट देखेंगे, अटेंशन देखेंगे, कंसंट्रेशन देखेंगे, परसेप्शन देखेंगे। दोस्तों आपको आगे में बहुत मजा आने वाला है साइकिट्रिक के अंदर में, पूरी की पूरी साइकिट्रिक में पढ़ाऊंगा आपको, ये वादा है मेरा आपसे।